आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। छत्तीसगढ़ की राजधानी में इन दोनों एक बयान ने खलबली मचा दी है। बीजेपी विधायक रिकेश सेन, जिन्होंने सार्वजनिक मंच से अपनी जान को खतरा बताया, अब इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में माहौल उस वक्त गरमाया जब शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया। भूपेश बघेल ने सदन में कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर राज्य में एक सत्ताधारी दल का विधायक ही खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है तो कानूनी व्यवस्था पर बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। विपक्ष की मांग कि सरकार इस पर गोलमोल जवाब देने के बजाय सदन में लिखित और स्पष्ट बयान दे। इस पूरे विवाद की जड़ रिकेश सेन का वो बयान जो उन्होंने महिला दिवस के कार्यक्रम में दिया। उन्होंने मंच से एक वीडियो दिखाते हुए सनसनीखेज दावा किया कि पिछले 2 सालों से कुछ असामाजिक तत्व उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। विधायक ने खुलेआम कहा कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही, लेकिन वे जनता की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। उनके इस दावे के बाद से ही कांग्रेस को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। सदन में जब हंगामा बढ़ा तो सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि विधायक रिकेश सेन से उनकी बात हुई है, सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है, लेकिन विपक्ष इस आश्वासन से खुश नहीं लगा। कांग्रेस के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उनका कहना था कि जब तक सरकार इस पर आधिकारिक बयान नहीं देते वे विरोध जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत को इस विधायक के बयान ने गरमा दिया है। एक तरफ विधायक की सुरक्षा का सवाल है तो दूसरी तरफ उस पर होती राजनीति। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला है जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया। ये कहानी है गाजियाबाद के हरीश राणा की, जो पिछले 13 साल से कोमा में है। उनके माता पिता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके बेटे को अभी सहनीय दर्द से मुक्ति दी जाए। कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दे दी। क्या है पूरा मामला और क्यों कोर्ट को कहना पड़ा कि सम्मान से मरना भी एक अधिकार है। 31 साल के हरीश राणा की जिंदगी साल 2013 में एक हादसे के बाद पूरी तरह बदल गई। चंडीगढ़ में बीटेक की पढ़ाई के दौरान हरीश हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए। तब से वे बिस्तर पर है, न बोल सकते न कुछ महसूस कर सकते। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें ऐसी बीमारी है जिसमें रिकवरी की कोई गुंजाइश नहीं। 13 साल से वे वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब के सहारे जिंदा हैं। उनके शरीर पर गहरे जख्म हो चुके हैं। बेटे की यह तड़प देख माता पिता आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके थे, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को धीरे धीरे हटाया जाए ताकि उसकी मौत प्राकृतिक और गरिमापूर्ण तरीके से हो। फैसला सुनाते वक्त जज ने मशहूर लेखक शेक्सपियर का जिक्र करते कहा कि अदालतों को कई बार मरने के अधिकार जैसे मुश्किल सवालों पर भी विचार करना पड़ता है। कोर्ट ने माना कि जब मरीज के ठीक होने की कोई उम्मीद न तो उसे मशीनों के सहारे जबरदस्ती जिंदा रखना इंसाफ नहीं है। समझना जरूरी है कि भारत में एक्टिव यूथेनेशिया ने जहर का इंजेक्शन देकर मारना गैर कानूनी है। कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत दी, मतलब कि मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी सपोर्ट जैसे वेंटिलेटर या दवाइयां दी जा रही हैं उसे रोक दी जाए ताकि मौत प्राकृतिक रूप से हो। 2018 के ऐतिहासिक फैसले में पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सम्मान के साथ मरना संविधान के आर्टिकल 21 का हिस्सा है। हरीश का ये मामला देश का पहला ऐसा केस है जहां कोर्ट की निगरानी में इन नियमों का पालन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस पर कानून बनाने को कहा। हरीश राणा का मामला समाज को सोचने में मजबूर करता है कि जीवन की सार्थकता सिर्फ सांस लेने में नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने में है। जीवन बोझ बन जाए तो विदाई भी सम्मानजनक होनी चाहिए। बड़ा ही जज्बाती मुद्दा रहा है ये। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से नशे के काले कारोबार की एक ऐसी खबर आई जिसने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी। कुसमी इलाके के गांव में फूलों की खेती के नाम पर अफीम की खेती।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर फसल को कड़वाया, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नाक के नीचे इतना बड़ा काला धंधा चल रहा था। मामला बलरामपुर जिले के कुसमी थाना की हमारी खास रिपोर्ट। यहां के सरना टोली गांव में करीब 2 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अफीम की खेती लहला रही थी। हैरान करने वाली बात, ये जमीन फूलों की खेती के नाम पर लीज ली गई। खबर है कि झारखंड के एक व्यक्ति ने जशपुर के एक पूर्व सरपंच की मदद से साजिश रची। जब पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो वहां अफीम के पौधों में कट लगे मिले, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि नशे की तस्करी पहले ही शुरू हो चुकी। खबर फैली, कुसमी, शंकरगढ़ और जशपुर जिले की पुलिस के साथ साथ भारी फोर्स मौके पर पहुंची। एनसीबी की टीम ने मजदूरों को लगाकर अफीम के सारे पौधे कड़वाए और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जो सभी झारखंड के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि जशपुर के पूर्व सरपंच जिरमन राम, जिनका सत्ताधारी पार्टी से कनेक्शन भी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, इस पूरी खेती की देखरेख करता था। प्रशासन ने अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा स्थानीय सरपंच फेकुंदर नाग ने किया। सरपंच का दावा, उन्होंने इस अवैध खेती की जानकारी फोटो के साथ जनवरी महीने में कुसमी पुलिस को दी। सरपंच का आरोप की पुलिस ने उस वक्त देखते हैं कहकर बात को टाल दी। अगर पुलिस ने 2 महीने पहले ही एक्शन लिया होता तो शायद नशे की एक खेप बाजार तक नहीं जाती। सवाल उठता है कि क्या पुलिस जानबूझकर अनजान बनी या इसके पीछे कोई बड़ी साठगांठ है। बलरामपुर कलेक्टर ने भी मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस घटना ने सीमावर्ती छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में चल रहे नशे के कारोबार की पोल खोल दी। देखिए मास्टरमाइंड कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है या इसमें भी कोई साठगांठ हो जाती है। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। 13 साल के लंबे इंतजार के बाद रायपुर में एक बार फिर आईपीएल का बल्ला गूंजने वाला है। 28 मार्च से शुरू होने वाले इन मुकाबलों को लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह। इस बार मैच देखने का मजा थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस बार फ्री पास वाला जुगाड़ काम नहीं आएगा। रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम एक बार फिर सजने को तैयार है। 13 साल बाद यहां आईपीएल की वापसी हो रही है, लेकिन इस बार नियम कायदे थोड़े बदले हुए हैं। आमतौर पर जब भी रायपुर में क्रिकेट मैच होते हैं तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के पास टिकटों का जिम्मा होता था, लेकिन इस बार पूरी कमान आरसीबी बेंगलोर की फ्रेंचाइजी के हाथों में। आरसीबी खुद ही स्टेडियम की सभी 65,000 सीटों की टिकट बेचेगी। इसका मतलब साफ है कि इस बार टिकट संघ के पास फ्री टिकट बांटने का कोई अधिकार नहीं होगा। अक्सर देखा जाता है कि मैचों के दौरान मंत्रियों, अध्यापकों और बड़े अफसरों के पास फ्री या कॉम्प्लीमेंट्री टिकटों की लाइन लगी रहती है, लेकिन मामला इस बार कमर्शियल है। आरसीबी का मैनेजमेंट ही तय करेगा कि किसे फ्री टिकट देना है और किसे नहीं। जानकारों का कहना है कि इस बार वीआईपी लोगों को भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि फ्रेंचाइजी का पूरा फोकस कमाई पर है। अगर स्टेडियम की सभी 65,000 सीटें बिकती हैं तो केवल टिकटों से ही करीब 10 से 13 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। रायपुर का ये स्टेडियम अपनी दर्शक क्षमता के लिए जाना जाता है। 65,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था देश के चुनिंदा बड़े स्टेडियम में इसे बताती है। पिछली बार जब यहाँ मैच हुए थे तो हजारों टिकट मुफ्त में बांटे गए, जिससे आम दर्शकों को कई बार मायूस होना पड़ा। लेकिन इस बार पूरी पारदर्शिता के साथ टिकटों की बिक्री होगी। फैंस इस बात से खुश हैं कि उन्हें मैच देखने का मौका मिल रहा है, भले ही इसके लिए पैसे देने। तो 28 मार्च के लिए तैयार हुई है। आरसीबी ने इस नए फैसले ने जहां वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाई है, वही आम दर्शकों के लिए मुकाबला दिलचस्प भी है। लेकिन बात यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ तमाम दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए हमेशा चारागाह ही रहेगा, जहां लोग आएंगे और हमारे ही पैसों से हमारे ही ऊपर एक तरह का शासन करके हम लोगों को मनोरंजन से दूर रखेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सुरों की मलिका और करोड़ों दिलों की धड़कन श्रेया घोषाल अपना 42वां जन्मदिन मना रही है। महज 16 साल की उम्र में एक रियलिटी शो से शुरू हुआ उनका सफर आज उस मुकाम पर है जहां की उनकी आवाज़ उनकी पहचान है। जब श्रेया सिर्फ 18 साल की थी तभी उन्होंने अपना पहला नेशनल अवार्ड जीत लिया था। श्रेया घोषाल के करियर की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। साल 2002 में फिल्म देवदास से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। फिल्म का गाना बैरी पिया इतना शानदार हिट हुआ कि श्रेया को अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला।
इसके बाद श्रेया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिंदी ही नहीं, बंगाली, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरकर साबित किया कि संगीत की कोई जबान नहीं होती, भाषा नहीं। श्रेया की आवाज़ में वो मिठास है जो हर जज्बात को जिंदा कर देती है। अगर रोमांटिक गानों की बात करें तो तेरी ओर, मनवा लागे रे लागे और अगर तुम मिल जाओ जैसे गानों में प्यार करने वालों को जुबान दी। वहीं दीवानी, मस्तानी और मोहे रंग दो लाल में उनकी क्लासिकल गायकी ने हैरान कर दिया। सिर्फ धीमे और मीठे गाने नहीं, श्रेया ने चिकनी चमेली और नगाड़ा संग ढोल जैसे गानों में अपनी दमदार और जोशीली आवाज़ से सबको झूमने पे मजबूर किया। जब भी मेट का चुलबुला गाना ये इश्क हाय आज भी हर लड़की की पसंद बनता है। अपनी शानदार गायकी के लिए श्रेया घोषाल अब तक कई नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी है। उनकी सबसे बड़ी खूबी कि वे हर गाने में डूब जाती है, चाहे वो आशिकी 2 का दर्द भरा गाना सुन रहा है न तू हो या कोई मस्ती भरा ट्रैक। भारत की सबसे सफल और महंगी गायिकाओं में आज एक है, लेकिन उनकी सादगी आज भी उनके फैज़ का दिल जीतती है। सुरों के इस सफ़र में श्रेया घोषाल ने जो मुकाम हासिल किया वो हर कलाकार के लिए एक मिसाल है। 90 के दशक का वो दौर कौन भूलेगा जब याद पिया के आने लगे और मैंने पायल ही छलकाई जैसे गानों ने हर तरफ धूम मचा दी थी। और इस आवाज़ की जादुई मलका फाल्गुनी पाठक अपना 57वां जन्मदिन मना रही हैं। 9 साल की उम्र में पहला स्टेज शो करने वाली फाल्गुनी आज डांडिया क्वीन के नाम से जानी जाती है। वे हमेशा लड़के जैसे कपड़ों में ही नजर आती हैं। 12 मार्च 1964 को मुंबई में एक गुजराती परिवार में जन्मी फाल्गुनी को संगीत विरासत में नहीं मिला, उन्होंने इसे खुद कमाया। 9 साल की छोटी उम्र में पहला स्टेज शो और 10 साल होते होते अपना पहला गाना रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन असली पहचान मिली 1998 में जब उनका पहला एल्बम आया। उस दौर में फाल्गुनी के गानों के बीच बगैर शादियां और कॉलेज के फंक्शन अधूरे माने जाते थे। उनकी आवाज़ की मासूमियत ने उन्हें रातों रात इंडिया का पॉप स्टार बना दिया। अपनी आवाज़ ही नहीं बल्कि अपने अलग स्टाइल के लिए भी मशहूर है। जहां दूसरे सिंगर साड़ियों और गहनों में नजर आती हैं, वहां फाल्गुनी ने हमेशा पैंट, शर्ट और हाफ जैकेट को चुना। बड़ी दिलचस्प कहानी इसके पीछे। फाल्गुनी 5 बहनों में सबसे छोटी है। उनके माता पिता को बेटे की चाहत थी, इसलिए उनकी बड़ी बहनें उन्हें बचपन से ही लड़कों की तरह तैयार करती थी। धीरे धीरे यही पहनावा उनकी पहचान बन गया और आज भी इसी अंदाज में करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। नवरात्रि के दौरान अगर फाल्गुनी का प्रोग्राम ना हो तो त्यौहार फीका सा लगता है। मुंबई से लेकर अमेरिका तक उनके गरबा शो में लाखों की भीड़ उमड़ती है। 57 साल की उम्र में भी जब वे स्टेज पर माइक थामती हैं तो नौजवानों से ज़्यादा ऊर्जा और जोश परफॉर्मेंस में नज़र आता है। उनके पुराने गानों का जादू आज भी वैसा ही बरकरार है जैसा 90 के दशक में हुआ करता था। आज के लिए चर्चा है में इतना ही। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार। BA न्यूज प्लस 24 घंटे बेबाक और निष्पक्ष खबरों के साथ जनता के मुद्दों, समाज की सच्चाई और जमीनी सरोकारों को पूरी मजबूती से उठाने वाला छत्तीसगढ़ का अपना राष्ट्रीय चैनल जो आज कई राज्यों में लोकप्रिय है। अब खबरें सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं। देखिए BA न्यूज प्लस टीवी पर, मोबाइल ऐप पर, बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स पर, यानी अब जहां भी हो खबरें रहेंगी आपके साथ हर समय हर जगह। BA न्यूज प्लस